निर्माण के आधार पर बात करेंगे तो समझने की कोशिश करना भाई। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लो यहां पे साथियों क्या है, हिमालय से इनका निर्माण हुआ, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो रीजन है ना, ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन है, ठीक है, इस प्रकार से हमें कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं ये जो है साथियों, ये क्या है, ये हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, तो ये है हिमालय वाला क्षेत्र। क्लियर बात, समझने की कोशिश करना भाई। ये है हिमालय, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया हिमालय। और आपको पता है हिमालय जो है हमारा, उसमें साथियों क्या है, अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, अनेक हिमनद हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस पे हम मान लेते हैं अनेक ग्लेशियर यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इस रीजन में हमें क्या मिलते हैं, ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। क्लियर बात भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, नॉर्मल बातें हैं बस। इस पर ग्लेशियर है, ये क्या है साथियों, तो ये है हमारे ग्लेशियर। ठीक है, ये है हमारे ग्लेशियर। ग्लेशियर को इंग्लिश में तो ग्लेशियर ही टर्म यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको हिमनद कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं, है ना भाई। क्लियर बात, इतनी बात तो हम सीख ही गए हैं साथियों कि जो हिमालय है उसमें किस प्रकार की चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय में जो चट्टान पाई जाती हैं, हिमालय में जो रॉक्स पाई जाती हैं, हिमालय में जो चट्टान पाई जाती हैं, अगर उन चट्टानों की मैं बात करूं तो वह किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी। कैसी चट्टानें होती हैं वो, अवसादी चट्टान होती हैं। अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। क्या खास बात होती है इन चट्टानों की, कोमल चट्टानें होती हैं, सॉफ्ट चट्टानें होती हैं। ये कैसी चट्टानें होती हैं, सॉफ्ट चट्टानें ये होती हैं। मतलब ये है कि इनको काटना, इनको तोड़ना आसान होता है। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो समझने की कोशिश करना भी। तो यहां तक की बात क्लियर हुई। अब क्या होगा साथियों, यहां से जब बर्फ ऊपर बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये बर्फ जब ऊपर बढ़ती जाएगी तो उसके बाद ये बर्फ साथियों क्या होगी, नीचे धसकना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, नीचे धसकना स्टार्ट करेगी। और जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी तो यहां पर क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, मेल्ट होगी। और मेल्ट होने के बाद ये किसका रूप, यानी कि मेल्ट होने के बाद साथियों ये किसका रूप ले लेगी, तो ये पानी का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी, ये पानी का रूप ले लेगी, ये जल का रूप ले लेगी। ठीक है, और जब ये जल का रूप ले लेगी साथियों तो हम ये कहेंगे, इसको हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, जो बर्फ नीचे की ओर धसकती है ना, उसको हम हिमानी कहते हैं। इसकी इंग्लिश टर्म, ठीक है, हिमानी जो है इसको कहा जाता है। क्लियर बात। अब देखना उसके बाद क्या होगा, ये जो बर्फ है साथियों ये नीचे जब आ रही है तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगी, अवसाद लेकर आएगी। हिमालय को काट कर ये क्या लेकर आएगी, अपने साथ सेडिमेंट लेकर आएगी। ठीक है, और उन सेडिमेंट का जो आकार है वो अलग अलग होगा, उनका आकार सेम तो नहीं होगा भाई। क्लियर हुई बात। जब कोई भी नदी हिमालय से उतर के नीचे की ओर आएगी तो क्या वो एक जैसे सेडिमेंट लेकर आएगी, नहीं। कुछ सेडिमेंट ऐसे होंगे जिनका आकार बड़ा होगा, कुछ सेडिमेंट ऐसे होंगे जिनका आकार छोटा होगा, कुछ सेडिमेंट ऐसे होंगे जिनका आकार अत्यंत छोटा होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमें चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, अब साथियों ये होगा कि यहां पर सेडिमेंट का डिपोजिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो बड़े आकार के टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े आकार के टुकड़े साथियों आएंगे, ठीक है, वो यहां जमा होने लगेंगे। सबसे पहले बड़े आकार के टुकड़े हमें जमा होते हुए दिखाई देंगे। और जब बड़े आकार के टुकड़े जब यहां जमेंगे तो उसी क्षेत्र को हम बोलेंगे भावर। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे भावर। ठीक है, तो भावर का मतलब ये हुआ कि भावर का निर्माण कैसे हुआ, तो भावर
ठीक है, नदियों के द्वारा लाए गए मोटे आकार के कंकड़, बड़े आकार के कंकड़ों से भावर का निर्माण होता है। पहली बात यह है। दूसरी बात देखो ये बात हो गई, इतने मोटे आकार के कंकड़ों में, समझते हुए चलना है आगे, इतने मोटे आकार के कंकड़ों में आप मुझे बताइए क्या छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, गेहूं का, चावल का, ठीक है, मक्का, ज्वार, क्या उनके पौधों की जड़ें यहां विकसित हो सकती हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं हो सकती। जब यहां छोटे आकार के जो पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी जड़ें विकसित नहीं हो सकती, तो इस क्षेत्र में कृषि नहीं होती है। तो यह कृषि योग्य भूमि होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, पहली बात क्या है? बड़े आकार के टुकड़े कहां पाए जाते हैं? भावर में पाए जाते हैं। सबसे बड़े आकार के टुकड़े कहां पाए जाते हैं? भावर में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब बड़े आकार के टुकड़े होंगे यहां, तो गेहूं का पौधा मुझे लगाना है, तो क्या इन मोटे मोटे कंकड़ों में गेहूं के पौधे का विकास हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो ये जो क्षेत्र है साथियों, ये कृषि के लिए भी नहीं होता है, यानी कि कृषि योग्य भूमि ये नहीं होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए साथियों, जैसे मान लीजिए ये ऊपर से जल आ रहा है, तो जो बड़े आकार के दो पत्थर होते हैं उनके बीच में गैप जो है वो ज्यादा होता है। गैप हमें अधिक देखने के लिए मिलेगा। जब गैप हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो जल जो है इसके अंदर चला जाएगा, और जल जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो यहां पर नदियां हमें विलुप्त होती हुई दिखाई देती हैं। आप बात को समझ पाए या नहीं, मुझे एक बार बताओ। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं? भावर में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है भाई, जैसे देखिए भावर कहां पर है, ये समझने के लिए ये पूरा ये पंजाब है, ठीक है, ये दिल्ली हो गया, ये उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। तो ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वाला, और ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये भावर वाला रीजन होता है। ठीक है, कौन सा रीजन होता है? ये भावर वाला रीजन होता है। तो मैंने वही बात आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, देखिए मैं दोबारा से चीजें समझा रहा हूं, इधर समझना। जैसे ये मान लीजिए हिमालय है, ठीक है, ये क्या है? ये हिमालय हमें देखने के लिए मिल जाता है ना, और इस हिमालय से नदियां निकल रही हैं। ठीक है, इस हिमालय से नदियां निकल रही हैं और वो नदी नीचे की ओर आ रही है इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे ही नदी नीचे आएगी तो सबसे पहले वो मोटे आकार के कंकड़ों को जमा करेगी, तो ये जो क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र बनेगा भावर। ठीक है, ये जो क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र कौन सा बनेगा? भावर बनेगा। भावर क्षेत्र मोटे आकार के, ठीक है, मोटे आकार के कंकड़ों से बना होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, भावर में कृषि नहीं हो सकती क्योंकि मोटे आकार के कंकड़ हैं, छोटे पौधों का विकास ही नहीं होगा। नदियां, क्योंकि मोटे आकार के कंकड़ होते हैं तो उनमें क्या होता है? गैप ज्यादा होता है, पानी अंदर चला जाता है। जब पानी अंदर चला जाता है तो यहां नदियां नॉट विजिबल हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। सवाल पूछता है वो कि नदियां किस क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं, तो आप बताएंगे साथियों भावर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। पहली बात, मोटे आकार के कंकड़ों से भावर का निर्माण होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, भावर में कृषि योग्य भूमि नहीं होती। चौथी बात ये होगी कि भावर जो है वो, अब देखिए ये जो है ये क्या है? ये साथियों पर्वत है, और ये पर्वत की क्या कहलाती है? तलहटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्वत की तलहटी कहलाती है, या फिर इसको गिरिपद भी बोल सकते हैं। गिरी माने पर्वत और पद माने साथियों क्या? पैर। ठीक है, तो पर्वतों का जो पैर होता है, इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, फुट हिल। क्या यूज की जाती है? फुट हिल। तो अब समझना यहां पर ध्यान से। ठीक है, यानी कि ये जो भावर रीजन है वो हिमालय की तलहटी में, हिमालय की फुट हिल में, और मुख्यतः किस हिमालय की? तो हिमालय सबसे नीचे वाला हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक के गिरिपद में जो पाया जाने वाला क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? वो हम बोलेंगे, ठीक है, भावर। बात आपको स्पष्ट हो गई भाई? यहां तक क्लियर हुई बात? एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो। शिवालिक के फुटहिल में, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो भावर रीजन से रिलेटेड कुछ बातें, अभी हम इसको नोट करेंगे, हर चीज को, हर पॉइंट को लिखेंगे,
लेकिन समझना इतना इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको थोड़ा, है ना, ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये इस प्रकार से है। ठीक है, चलो बहुत सुंदर भाई, क्लियर बात। तो ये भावर हो गया। अब देखिए भावर से जैसे ही नदियां नीचे उतरेंगी, ठीक है, भावर से जैसे ही साथियों नदियां नीचे उतरने का नंबर लगाएंगी, तो जो उनकी तुलना में जो छोटे आकार के टुकड़े हैं, ठीक है, कैसे टुकड़े, छोटे आकार के टुकड़े जो हैं उनको नदियां क्या करने लगेंगी, जमा करने लगेंगी इस क्षेत्र में। उनको नदियां क्या करने लगेंगी, जमा करने लगेंगी इस क्षेत्र में। ठीक है, तो भावर के बाद जो दूसरे नंबर का आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा तराई। ठीक है, कौन सा आएगा वो आएगा तराई। क्लियर बात, कौन सा आएगा, वो तराई रीजन आएगा। ठीक है भाई, यानी कि अब नदियां देखो, ऐसे नदी उतर के आ रही थी, अब नदी चल रही है सीधी, इस प्रकार से बह रही है। तो इस प्रकार से जब नदी बह रही है तो यहां पर वो क्या कर रही है, छोटे छोटे टुकड़े जमा कर रही है, यानी कि जो इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। और यहां पर जो नदी है वो बिल्कुल प्लेन में बहती है। कैसे बहती है, वो बिल्कुल समतल में प्रवाहित होती है। अब आप मुझे बताइए, जब नदी समतल में बहेगी, तो नदी जब समतल में बहेगी तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ भाई। यहां तो ऐसे बह रही थी नदी, तो यहां तो उसकी स्पीड कैसी थी, अधिक थी, यहां पर स्पीड अधिक थी। जैसे ही नदी ऐसे बहना स्टार्ट होगी, उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात, जो स्पीड कम होगी, तो जब स्पीड साथियों कम होगी, तराई वाले रीजन में स्पीड कम होगी, तो आपको पता है यहां अत्यधिक पानी भरा रहेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में पानी की मात्रा अधिक पाई जाएगी और यहां की जो भूमि होगी, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, नम। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। और अगर तराई रीजन की बात करी जाए, ठीक है, तराई रीजन की अगर बात करी जाएगी साथियों, तो यहां पर नमी अधिक पाई जाती है। नमी, है ना, नमी तो आप समझते ही होंगे भाई, नमी ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, नमी यानी कि जैसे आपने देखा होगा उमस वगैरह हो जाती है ना, उमस जैसा होता है, तो उमस का मतलब यह है कि गर्मी भी है और, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, तो एटमॉस्फेयर में जल वाष्प भी है, तो उसकी वजह से उमस हो जाती है। तो तराई क्षेत्र में नमी अधिक देखने के लिए मिलती है। और जहां नमी अधिक देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, जहां नमी अधिक देखने के लिए मिलेगी, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर अत्यधिक बीमारियां देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, अत्यधिक बीमारियां देखने के लिए मिलेंगी नमी के कारण। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा गर्मी में भी परेशान नहीं होते और बहुत ज्यादा ठंड में भी परेशान नहीं होते, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी, तो तब आपको बेचैनी होने लगती है कि यार ये किस प्रकार का मौसम आ गया है। तो कुछ इसी प्रकार का रहता है कहां पर, तराई में। ठीक है, अब देखो यहां पे तो नदियां विलुप्त हो रही थी, उसके बाद क्या होगा, जब गैप कम होगा, छोटे छोटे आकार के कंकड़ होंगे, तो ये नदियां पुनः दिखाई देने लग जाएंगी। तो देखो यहां पर नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं, नमी की वजह से यहां वर्षा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, और यहां पर हम कृषि को भी कर सकते हैं, मुख्यतः जैसे धान हो गया, हमारा गन्ना हो गया, तो बिल्कुल इस क्षेत्र में हमें कृषि देखने के लिए मिलेगी। क्लियर बात, इस क्षेत्र में हमें क्या देखने के लिए मिलेगी साथियों, इस क्षेत्र में हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, तो हमें कृषि देखने के लिए मिलेगी। क्लियर बात, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई, तराई वाला क्षेत्र भी क्लियर हुआ। तो भाबर का निर्माण मोटे आकार के कंकड़ों से, उसके बाद उससे छोटे आकार के जो कंकड़ होंगे उससे क्या बनेगा, तराई रीजन बनेगा। कौन सा बनेगा, तराई रीजन का निर्माण होगा। क्लियर, अगले प्रश्न पर चलें, अगले मुद्दे पर चलें। तो अगले पॉइंट पर समझो अब, ठीक है, अगले पॉइंट पर समझो भाई। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वो सारी चीजें यहां पर होती हैं। अब देखो अब क्या होगा साथियों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ठीक है और छोटे आकार के कंकड़ यहां जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और छोटे आकार के कंकड़ यहां जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर बात, तो जब और छोटे आकार के कंकड़ यहां जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये नदी के पास वाला क्षेत्र है ना, ये कहां का क्षेत्र है साथियों, ये नदी के पास वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में छोटे आकार के कंकड़ जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब छोटे आकार के कंकड़ जमा होना स्टार्ट होंगे तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे खादर। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा,
इसको कहा जाएगा खादर, है ना। ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे महीन कण कहां पाए जाते हैं, तो सबसे महीन कण, सबसे सूक्ष्म प्रकार के कण जो है वो खादर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, खादर में पाए जाते हैं। ये जो खादर की भूमि है साथियों, ये डेल्टाई क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उस रीजन में हमें खादर वाली भूमि देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो खादर समझ में आ गया आपको। खादर क्या है, खादर जो है बहुत महीन मिट्टी से मिलकर बना होता है। अब देखो ये तो नदी के पास वाला क्षेत्र था, तो इसलिए यहां पर क्या था, यहां पर छोटी छोटी जो है कंकड़ी जो है वो पहुंच गई। लेकिन साथियों नदी के दूर वाला जो क्षेत्र होगा, नदी के दूर वाला जो क्षेत्र होगा वहां तो पानी नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब उस रीजन में पानी नहीं जा पाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। उस रीजन में जब पानी नहीं जा पाएगा साथियों तो क्या होगा, ठीक है, उस क्षेत्र में बनेगी बांगर भूमि। कौन सी भूमि बनेगी, तो नदी के दूर वाले क्षेत्र में जो बनेगी वो बनेगी बांगर भूमि। कैसी भूमि बनेगी, बांगर भूमि का निर्माण होगा। क्लियर बात, ठीक है। तो ये बांगर भूमि बनेगी। कौन सी बनेगी, बांगर। अब देखो समझना, नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल उसको कहा जाता है, ठीक है, एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल, जब यहां पर नदी का पानी आसानी से पहुंचता रहेगा खादर में, ठीक है, खादर में नदी का पानी आसानी से पहुंचता रहेगा, तो यहां पर जो मिट्टी है उसका लगातार क्या होता रहेगा, फॉर्मेशन होता रहेगा और मिट्टी नई होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, ठीक है। कैसी मिट्टी से बना होता है ये, तो ये बना होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो न्यू एलुवियल सॉइल से मिलकर बना होता है, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल से मिलकर बना होता है। अब आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। बांगर में तो नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। बांगर में जब साथियों नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र में जो होगी वो कैसी मिट्टी पाई जाएगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। ओल्ड एलुवियल सॉइल यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर बात। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट खादर बांगर का समझ में आया होगा। और यहां से देखो इस डायग्राम से ही सवाल बन जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, है ना, इस डायग्राम से ही सवाल बन जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे समझिए, ठीक है। सबसे मोटे आकार के कंकड़ों से कौन सा बनेगा, तो सबसे मोटे आकार के कंकड़ों से निर्मित जो है, सबसे मोटे आकार के कंकड़ों से साथियों, है ना, जो है वो कौन सा है हमारा भावर। यानी कि इसमें मोटे आकार के सेडिमेंट, मोटे आकार के अवसाद पाए जाते हैं, बड़े आकार के अवसाद हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करेंगे, इसके कंपैरिजन में छोटे आकार के टुकड़े यहां पर हमें दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर बात। और यहां पर क्योंकि नदियां यहां पर प्लेन में बहती हैं, समतल में बहती हैं, उनकी स्पीड कम होती है, इस वजह से यहां पर हमें अधिक नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। और जब ऐसी परिस्थिति यहां होगी, ऐसी सिचुएशन साथियों यहां पर होगी, तो यहां मलेरिया जैसी बीमारियां हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद नदी जो है आगे पहुंचेगी, और जब नदी आगे पहुंचेगी तो वो नदी के जो पास वाला क्षेत्र है वहां पर क्या करेगी वो, ठीक है, उस क्षेत्र में पानी लगातार पहुंचेगा और नदी के साथ जो सेडिमेंट हैं वो भी लगातार पहुंचेंगे। जब वो लगातार पहुंचेंगे तो वहां पर मिट्टी अपडेट होती रहेगी, नई होती रहेगी, तो उसको नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियल सॉइल कहेंगे खादर में। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहां की होती है, खादर की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा यहां तक। बताइए भाई एक बार, ठीक है। तो देखिए खादर, उसके बाद कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा भावर, उसके बाद तराई, उसके बाद फिर खादर और बांगर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है।